हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन टाइम्स में। और हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं सोशल साइंस की। और सोशल साइंस का जो पार्ट हमने लिया है वो है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में जो आपकी बार पेपर में आएगा वो आएगा पहला चैप्टर, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये चैप्टर आपकी बार आपके एग्ज़ाम में आएगा और इसमें से आएगा 10 मार्क्स का। और 10 के 10 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे MCQ बेस्ड। अगर आप ये कंसेप्ट जो यहाँ लिखे हुए बोर्ड पर आप सीख लेते हैं तो आप इन 10 के 10 क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये गारंटी है। सो चलिए देखते हैं, सीखते हैं। तो यूरोप, जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया में 7 महाद्वीप हैं और यूरोप भी उनमें से एक है। और यूरोप जो है उसके अंदर बहुत सारे देश हैं और इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये इनमें से कुछ देश हैं। पर्शिया भी इन्हीं में आता है। और इसी तरीके से राष्ट्रवाद शब्द लिखा है, इसका मतलब जो होता है वो होता है समान विचार या सामूहिक पहचान, यानी किसी एक का अलग अलग विचार नहीं बल्कि सबके एक जैसे विचार। उदय जो कहते हैं, उगने को कहते हैं या पनपने को कहते हैं या जाग जाने को कहते हैं। तो इस तरीके से होता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी यूरोप के अंदर यूरोप की जनता के विचार एक जैसे कैसे हो गए और उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर हो रहे अत्याचारों से, जुल्मों से निजात पाई। तो सबसे पहले जो राष्ट्रवाद उदय होता है उसके उदय होने के कुछ कारण होते हैं। तो कारण क्या थे? निरंकुश शासन। यूरोप के ज़्यादातर देश जो थे वहाँ पर निरंकुश शासन था, यानी वहाँ पर तानाशाही थी। जो वहाँ के राजा हुआ करते थे उन पर किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं थी, वो जैसे चाहे किया करते थे। जनता पर जुल्म अत्याचार इतने हो गए कि जनता के अंदर राष्ट्रवाद की भावनाएं पनपने लगी। दूसरा मेन कारण जो था वो था उदारवादी विचारों का प्रसार। पूरी दुनिया में लोगों के अंदर आज़ादी और कानून के समक्ष समानता की आवाज़ उठने लगी। तो ये भी यूरोप में राष्ट्रवाद का मुख्य कारण बन गए। फिर तीसरी बात थी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा, यानी सबको आज़ादी चाहिए, सबको बराबरी चाहिए, सब आपस में भाई हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। ये कारण भी बन गया राष्ट्रवाद का उदय होने का। और चौथे नंबर पर जो था शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय। यूरोप में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने यूरोप की जनता को समझाया, बुझाया, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताया और उनको राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण बना दिया। इसी तरीके से अब जब जो है यूरोप में ये सब कुछ आ गया तो उसके बाद किस तरीके से ये राष्ट्रवाद आगे चला, तो उसका क्रमिक विकास यानी स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले जो हुई वही फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, यानी 1789 में। अगर आप इसको याद करेंगे 1789 तो आसानी से याद रहेगा, क्योंकि गिनती यहाँ पे लिखी है 789। तो इससे शुरुआत होती है और आगे आता है नागरिक संहिता। यानी यूरोप में एक राजा हुए नेपोलियन। नेपोलियन ने जनता की बेहतराई के लिए कुछ कानून बनाए थे जिसे कहा जाता है नेपोलियन संहिता, यानी कानून या नागरिक कानून। ये बने थे 1804 में। इनके अंदर बहुत सारी बातें थी लेकिन 3 बात मेन थी। जन्म आधारित अधिकार समाप्त, कि राजा का बेटा राजा होगा ऐसा कुछ नहीं होगा, सबको समाप्त कर दिया गया। सामंती व्यवस्था समाप्त, यानी किसी को कोई स्पेशल पोस्ट नहीं दी जाएगी। और किसानों पर जो टैक्स लगे हुए थे उनको उससे आज़ादी, यदि किसानों को कर मुक्त कर दिया गया। ये मेन पॉइंट थे नेपोलियन संहिता के। अब तीसरे नंबर पर चलते हैं तो ये था वियना संधि। वियना ये ऑस्ट्रिया की राजधानी थी और यहाँ पर 1815 में यानी 1815 में संधि हुई, क्योंकि ब्रिटेन, पर्शिया, रूस और ऑस्ट्रिया ने मिल करके नेपोलियन को हराया था और यूरोप के लिए समझौता कर रहे थे कि किसको क्या मिले, जो उन्होंने फ्रांस से जीता था। इसके बाद इसके जो अध्यक्ष थे वो थे ड्यूक मेटरनिक और इनका संबंध था ऑस्ट्रिया से। अब आगे चलते हैं तो 4 नंबर पे उदारवादियों की क्रांति, यानी खुले विचार वालों की, आज़ादी के विचार वालों की क्रांति। और ये हुई 1848 में। इन पे क्या था कि संविधान आधारित सरकार बनाई जाए, यानी सरकार अपनी मनमानी नहीं करेगी बल्कि जो संविधान में लिखा हो उसके अकॉर्डिंग कार्य करेगी। दूसरी मेन बात थी कानून के समक्ष समानता, कि कानून के नज़दीक सब बराबर होंगे, चाहे कोई गरीब हो,
या अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, गोरा हो, काला हो, सब बराबर। और मुक्त बाजार यानी बाजार में किसी भी चीज़ पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं होगा। और 5वां नंबर जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के दौरान होने वाला एक मुख्य कारण था। 1866 से शुरू होता है और 1871 तक जाते जाते जर्मनी जो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी था वो एक हो गया। लेकिन इसको करने में बिस्मार्क जो पर्शिया के प्रमुख थे उनका बेहतरीन रोल रहा है। उन्होंने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस को हराया और 1871 में कैसर विलियम को राजा बना दिया और इस तरीके से जर्मनी का एकीकरण कर दिया। बिस्मार्क के बारे में एक बात ध्यान देने की यह है कि इन्होंने जर्मनी में लोहा और रक्त की नीति अपनाई थी और ये इनका मशहूर सिस्टम रहा था, जिसकी वजह से कि जिससे भी लड़ते थे उसी को हरा दिया करते थे। और 6ठे नंबर पर आते हैं तो वो थे इटली का एकीकरण। 1859 से शुरू होता है और 1871 के जाते जाते ये भी पूरा हो जाता है। इटली जो था 7 राज्यों बटा हुआ था। इन्होंने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। इस हराने में कावूर का योगदान था और इटली के एकीकरण में भी कावूर का महत्वपूर्ण योगदान था। इसके बाद जब इसका एकीकरण हो जाता है तो इमैनुअल द्वितीय को राजा बनाया गया। ये सब चल रहा था, उसी तरह ब्रिटेन में राष्ट्रवाद आ गया। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूके यानी यूनाइटेड किंगडम बनाया गया और बाद में आयरलैंड को बलपूर्वक यानी फोर्सफुली बिना उसकी मर्जी के यूके में शामिल कर दिया गया और ब्रिटेन में राष्ट्रवाद पनप गया। अब राष्ट्रवाद एवं साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद जनता को एकता के सूत्र में बांधता है, जबकि साम्राज्यवाद क्या होता है कि ये होता है कि अपने राज्य को बढ़ाने के लिए किसी और राज्य को खींच लेना या अपने कब्जे में कर लेना। शॉर्ट में कहें तो ये कहलाती है बाल्कन समस्या। जो बाल्कन एरिया में रहते थे उनको स्लाव यानी स्लाव कहा जाता था। एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य यानी सल्तनत उस्मानिया में था, कंट्रोल में था। ओटोमन साम्राज्य के विघटन के बाद हर बाल्कन प्रदेश अपने लिए एक अलग राज्य की चाह रखने लगा कि मैं अलग से अपना स्टेट बना लूँ और अपना अलग से कार्रवाई शुरू कर दूँ। यहाँ ज़बरदस्त संघर्ष हुआ, जिसके चलते प्रथम विश्व शुरू हो गया जो 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चला। अब बात आती है राष्ट्रवाद में महिलाओं का योगदान। तो फ्रांस, इटली आदि की महिलाओं ने अपने समाचार पत्र शुरू किए, न्यूज़पेपर चलाए और राजनीतिक दल यानी पार्टी बनाई। कुछ बातें आ जाती हैं प्रतीक और अर्थ को लेकर के। पट्टी बंदी तराजू वाली महिला किसका प्रतीक है, तो आप इसको ध्यान रख लें कि न्याय का प्रतीक है। तलवार पर लिपटी जैतून की पत्तियाँ ये शांति की चाह के लिए होता है। और एक ये मशहूर कथन है इसमें चैप्टर में कि किसने कहा जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ये कहा मेटरनिक ने। वीडियो आपने देखी, हमने कोशिश की है समझाने की और आप कोशिश करें समझने की। इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो उम्मीद ये है कि आप सारे क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का आएंगे MCQ वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। ये हिस्ट्री की थी, इससे आगे पॉलिटिकल साइंस की, फिर इकोनॉमिक्स की और ज्योग्राफी वीडियो लेकर के आएंगे और हर सब्जेक्ट की वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत